नमस्कार। मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी का यूट्यूब चैनल। 69वीं बीपीएससी के लेक्चर सीरीज के क्रम में आज लेके हाजिर हूं इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया का सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ऑलरेडी हो चुका हमारा, जिसमें हमने भारत में ब्रिटिश शासन का जो आर्थिक प्रभाव है और वो आर्थिक प्रभाव कैसा प्रभाव था, निगेटिव एस्पेक्ट्स में हमने देखा था, नकारात्मक परिप्रेक्ष्य में हमने देखा था कि कैसे भारत में ब्रिटिश शासन स्थापित होने के पश्चात भारत में पूर्व पहले से स्थापित जो उद्योग है, जो कृषि है, उनको कैसे जो है इन्होंने बर्बाद किया। एक प्लान्ड वे में, एक बहुत सुनियोजित तरीके से, एक साजिश के तहत इन्होंने भारत की कृषि, भारत के उद्योग, भारत के हस्तशिल्प सबको बर्बाद करके रख दिया इन्होंने, सिर्फ इसलिए ताकि औद्योगिकरण के माध्यम से जो इंग्लैंड में सैकड़ों और हजारों की संख्या में फैक्ट्रीज खुली हैं, उनके लिए हम कच्चे माल की सप्लाई कर सके। इसके अतिरिक्त भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण कैसे किया जा सके, आर्थिक दोहन कैसे किया जा सके, यहाँ के संसाधनों का जो है दोहन कैसे किया जा सके, एक्सप्लोटेशन किया जा सके, इसके लिए इन्होंने भारत की जो बनी बनाई जो पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको खत्म करने की कोशिश की और खत्म किया भी। ठीक है, तो अब उस क्रम में हमें देखना है आगे 16 नंबर क्वेश्चन से 15 नंबर क्वेश्चन तक हमने सॉल्व कर लिया था, है ना। तो इसके पहले मैं आप लोगों को बोल दूं, जो नए छात्र हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो सब्सक्राइब करना ना भूलें, नोटिफिकेशन का बेल आइकन दबा दें ताकि जब नोटिफिकेशन आए, नई लेक्चर आए तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। इसके अलावा आप लाइक करिए इन वीडियोस को और साथ ही साथ शेयर किया कीजिए अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को, जिनको पता नहीं है लेवल ऑफ बीपीएससी के बारे में, उनको बताइए कि यहाँ पर किस बेहतरीन क्वालिटी के साथ हम चीज़ों को लेकर के आ रहे हैं। हम उन संस्थाओं की तरह नहीं हैं जो उन क्वेश्चंस को सिर्फ यहाँ पे लेके आए जो ऑलरेडी आपको आता है। ऑलरेडी आप जो है कमेंट सेक्शन देख के खुश हो जाते हैं कि अरे चलो चलो इसका तो आंसर मुझे आता है, लगा दे। लेकिन ये आपके साथ अन्याय होगा अगर आते हुए प्रश्नों को, आते हुए चीजों को यहाँ पर रख दी जाए हूबहू और आपसे पूछा जाए बताओ बच्चों कमेंट सेक्शन में इसका क्या आंसर होगा, और कमेंट सेक्शन में आपने जवाब दे दिया और कमेंट सेक्शन में जैसे ही जवाब दिया टीचर ने आपका नाम बोल दिया, अरे फलाना जी ने तो सही जवाब दे दिया, और आप खुश हो जाते हैं। कल से हो के आप फिर से वेट करते हैं कि अच्छा फिर से लेक्चर आएगा, फिर से मैं आंसर दूंगा, फिर से सर मेरा नाम लेंगे लाइव, है ना। तो ये आपके हक में नहीं है, आपके हक में ये है कि आपको नए पैटर्न पे चीजें लेके आई जाए आपके लिए, जो आपके हित की चीजें, आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो आने वाली चीजें हैं उनको पढ़ाई जाए, है ना। तो उसी के लिए प्रतिबद्ध हैं, आपके तैयारी को एक नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और 69वीं बीपीएससी के एग्जामिनेशन के लिए आपको हम इस हद तक प्रिपेयर कराना चाहते हैं कि जब एग्जामिनेशन हॉल से आप निकलें तो आप कहें कि वाह क्या क्वेश्चन था, और इन क्वेश्चंस को तो ऑलरेडी हमने देख रखा था लेवल ऑफ बीपीएससी की लेक्चर सीरीज में। तो आइए शुरू करते हैं 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर आपके सामने क्वेश्चन ये है। चलिए, तो 16 नंबर क्वेश्चन आपके सामने ये है जो लिखा हुआ है, द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंट्रीब्यूशन ऑफ दादा भाई नौरोजी टू द इंडियन नेशनल मूवमेंट वाज दैट। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी का सबसे प्रभावशाली योगदान था। क्या योगदान था? दादा भाई नौरोजी को हम क्यों याद करते हैं? देखिए जी, दादा भाई नौरोजी प्रथम व्यक्ति थे जो भारतीय होने के साथ साथ ब्रिटिश पार्लियामेंट के लिए चुने गए थे। ये प्रथम भारतीय थे जो ब्रिटिश संसद में चुने गए थे। ये याद रखिएगा कि ये प्रथम भारतीय हैं जो ब्रिटिश संसद में चुने गए। दूसरे, इनको हम एक और उपाधि के नाम से जानते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया ये उपाधि के नाम से हम ऑलरेडी जानते हैं। और तीसरा कि इन्होंने, ये पहले भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश की साजिशों को, अंग्रेजों की साजिशों को समझा। ये उन शिक्षित वर्गों में से थे जिन्होंने भारत में जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था के अंतर्गत चीजें चल रही थीं, जो साजिशें चल रही थी, षड्यंत्र रची जा रही थी भारत की अर्थव्यवस्था को समाप्त करने हेतु, उनको बहुत अच्छे से समझा। वरना तो भारत की एक शिक्षित क्लास यही मान रही थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का रहना हमारे हित में है, क्योंकि हम वहां से नई चीजें सीख रहे हैं, शिक्षा पद्धति, नई चीजें सीख, नई शिक्षा पद्धति हमने सीखा है, हमने वहां की लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं सीखी हैं, हमने वहाँ की जो है सारी सभ्यताओं को अपने अंदर उतारने की कोशिश हम कर रहे हैं। तो एक तरह से वो समझ रहे हैं कि हम सभ्य बन रहे हैं। भारतीय शिक्षित वर्ग में एक तरह का
अंग्रेजों की एक साजिश भी थी कि भारत में एक शिक्षित वर्ग जो है वो बनाया जाए जो हमारा समर्थन करे, हमारे पक्ष में रहे। लेकिन ये शिक्षित वर्ग, अब इसके लिए एक अलग से लेक्चर सीरीज हो सकता है कि क्या प्रभाव पड़ा शिक्षित वर्ग का जो है उदय जो है भारत में, कैसे नेशनलिज्म को के उदय में बहुत बड़ा एक सहायक सिद्ध हुआ, और शुरुआत में जो है शिक्षित वर्ग जो है क्यों नहीं एक तरह से समर्थन कर रही थी अंग्रेजों का, और बाद में चल के जो है राष्ट्रीय जागरण में, नव जागरण में उन्होंने एक बड़ी भूमिका अदा की। लेकिन अब यहाँ पे हम प्रश्न में आते हैं कि भाई दादा भाई नौरोजी ने क्या किया। तो दादा भाई नौरोजी उन भारतीयों में से हैं जो सबसे पहले अंग्रेजों की साजिशों को समझते हुए समझा कि देखो जी, जहां 1600 ईस्वी से लेकर के 1600 ईस्वी से लेकर के और 1757 तक एक व्यापारी के रूप में अंग्रेज जहां दो तरफा व्यापार मतलब टू डायरेक्शन में ये एक ट्रेड चल रहा है, क्या कि वहां से वो बुलियन लेकर के आते हैं, सोना चांदी लेकर के आते हैं, और भारत से क्या खरीद के ले जाते हैं, भारत से बुलियन यहाँ पे पे करते हैं, और भारत से क्या खरीद के ले जाते हैं, भारत से प्रोडक्ट्स खरीद के ले जाते हैं, सूती कपड़े, वस्त्र, रेशमी वस्त्र, मलमल के कपड़े जो है वो ले जाते हैं परचेज करके। और एक तरह से दोनों तरफ से ये म्यूचुअल एक जो है लेन देन चल रहा है। भारत को तो कुछ खरीदने की आवश्यकता होती नहीं थी, तो ये भारत को सिर्फ पे करते थे और परचेज करके ले जाते थे यहाँ से माल। लेकिन जब बंगाल पर इनका शासन स्थापित हो गया, और बंगाल पे शासन स्थापित होने के बाद इन्होंने जब पूरे भारत पे धीरे धीरे अपनी शासन व्यवस्था का विस्तार करना शुरू कर दिया अपनी विस्तारवादी नीति के माध्यम से, तब यहाँ से ही होने वाली आय से हमारे ही पॉकेट से पैसा निकाल के, ये तो वही वाली बात हो गई कि हमने अपने पॉकेट में पैसा रखा, किसी दबंग ने आया पॉकेट से निकाल लिया, और पॉकेट से निकाल करके फिर उस पैसे से परचेज कर रहा है सामान, और फिर वो सामान लाके हम ही को बेच रहा है कि लो जी ये तुम खरीदो, और तुमको खरीद रहा है ये सामान, है ना। तो फिर हमारे ही पैसे से खरीदे गए सामान को हमें ही बेचा जा रहा है ना। ये वाली प्रोसेस हो गई। तो अब हमसे ये राजस्व ले रहे हैं, हमसे ये एक तरह से रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, और उस रेवेन्यू से अपनी विस्तारवादी नीतियों को भी आगे बढ़ा रहे हैं। साथ ही साथ यहीं का हमारे ही रेवेन्यू से हमारा ही प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, और वो प्रोडक्ट जो है या तो वहां ले आके बेच रहे हैं, या जो है वहां से फिनिश्ड गुड्स जो लाते हैं, तैयार माल लाते हैं, हम हमें ही बेच रहे हैं। तो ये तो सिंपल सी बात हो गई कि वन वे डायरेक्शन हो गया, मतलब कि धन का निष्कासन जो है, ड्रेन ऑफ द वेल्थ जो है वो एक तरफ होने लगा। कहां भारत से इंग्लैंड की तरफ, भारत से इंग्लैंड, वहां से अब कुछ नहीं आ रहा है। वहां से अब कोई, पहले सोना चांदी के रूप में बुलियन आता भी था और यहां से सामान खरीद के ले जा रहे थे, अब वहां से वो मंगाना बंद कर दिए क्योंकि उनको यहीं से अब आय हो रहा है। तो यहीं का आय अब वो कहां सेंड कर रहे हैं, वो इंग्लैंड की तरफ सेंड कर रहे हैं। एक तरफा बहाव हो रहा है धन का, एक तरफा बहाव हो रहा है ना। तो एक तरफा बहाव जो हो रहा है, एक तरफा बहाव किस चीज का, धन का, एक तरफा बहाव धन का, जिसको धन निष्कासन का सिद्धांत बाद में धन निष्कासन का सिद्धांत कहा गया। और इसे सबसे पहले समझने वाले जो व्यक्ति हैं वो दादा भाई नौरोजी हैं। दादा भाई नौरोजी ने ही सबसे पहले बताया कि अंग्रेज कर क्या रहे हैं। सबसे पहले इन्होंने राष्ट्रीय आय की गणना करने की कोशिश की। दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले संपूर्ण भारत की नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय बताया, जो बताया कि कितनी है 1866 में यह आय बताया कितनी, 20 रुपए कि भारत 20 रुपए प्रति वार्षिक है। ये क्या है, वार्षिक है 20 रुपए, मतलब साल भर में भारतीय 20 रुपए कमा पाते हैं। 1866 की यह गणना थी। और साथ ही इन्होंने बताया कि कैसे भारत से ये आर्थिक दोहन करके सारा का सारा धन कहां लेके जा रहे हैं, सारा का सारा धन वो इंग्लैंड लेके जा रहे हैं। तो वन वे फ्लो हो गया था वेल्थ का, जिसको क्या कहा गया, धन निष्कासन का सिद्धांत। तो ये सबसे पहले किसने बताया, दादा भाई नौरोजी ने। बाद में इस सिद्धांत के समर्थन करने वाले बहुत लोग होंगे। तो इसको सबसे पहले कहां बताया, सबसे पहले जो है, अच्छा इसको पहले कर लेते, फिर अगले वाले क्वेश्चन पे आएगा फिर दादा भाई नौरोजी के बारे में, तब हम उसको समझेंगे। तो अब यहाँ पे ऑप्शन देखें कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में दादा भाई नौरोजी का सबसे प्रभावशाली योगदान था। तो ए ऑप्शन क्या कहता है, ए ऑप्शन कहता है उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक, ये पहला ऑप्शन सही है ना, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जो यह मानते थे, पहली बार इन्होंने माना
कि हाँ ब्रिटेन भारत की आर्थिक शोषण कर रहा है, वरना कई एक धारणा ऐसी बन गई थी कि ये एक एहसान कर रहे हैं भारत में रह के, हमारे ऊपर एहसान। इन्होंने एक वातावरण ऐसा तैयार कर दिया था कि भारतीयों को और खासतौर पर शिक्षित भारतीयों को यही लगता था कि ये भारत में रह के हमारे ऊपर एहसान कर रहे हैं, क्योंकि हमें ये नई पद्धति सिखा रहे हैं, नया सिस्टम सिखा रहे हैं, हमें सिविलाइज होना सिखा रहे हैं। व्हाइट मैन बर्डन थ्योरी, इसको एक बड़ा फेमस थ्योरी है जो बाद में अंग्रेजी इतिहासकार और अंग्रेजी जो है साहित्यकारों ने इसको बड़ा जो है विस्तार दिया अपने अपने लिटरेचर्स में। तो खैर यहाँ पे उन्होंने कहा कि ब्रिटेन भारत का आर्थिक शोषण कर रहा है। पहला ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है, तो हम पहला ऑप्शन को टिक लगा कर रखते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि बीपीएससी में एक और ऑप्शन आता है, वो है उपरोक्त में से एक से अधिक। तो देख ले जरा सा, अगले ऑप्शंस भी तो सही नहीं है। अगला ऑप्शन कह रहा है उन्होंने प्राचीन भारतीय ग्रंथों की व्याख्या की और भारत में आत्मविश्वास जगाया। ये इन्होंने नहीं किया, ये उन लोगों ने किया जो सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट में शामिल थे, जो सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन में शामिल थे, जैसे दयानंद सरस्वती, जैसे विवेकानंद, जैसे रामकृष्ण परमहंस, जैसे हमारे राजा राम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इन लोगों ने जब सामाजिक सुधार आंदोलन जब ये कर रहे थे, उस क्रम में अब हमारे जो धार्मिक पुस्तक है, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनको फिर से रिवाइव किया गया और बताया गया कि हमारा सभ्यता कितना महान था और हम कितने महान सभ्यता से निकल के आए हैं। क्योंकि भारत के लोग एक तरह से मानसिक गुलामी में चले गए थे। भारत के लोग मानसिक, हम मान बैठे थे कि हम गुलाम होने के लिए पैदा हुए हैं। क्यों? क्योंकि पहले 600 सालों से एक तरफ पहले मुस्लिमों ने राज किया था और फिर अंग्रेज राज कर रहे हैं। तो पीढ़ी दर पीढ़ी यही देखता आ रहा था कि हमारे ऊपर तो सिर्फ राज किया जा रहा है। हम तो ये सोशल और रिलीजियस मूवमेंट के समय में इन लोगों ने एक तरह से भारतीय ग्रंथों की पुनर्व्याख्या की। और सिर्फ इन लोगों ने नहीं की, जो यूरोपियन इतिहासकार हैं, यूरोपियन जो विद्वान हैं, स्कॉलर्स हैं, उन्होंने भी भारतीय ग्रंथों को एक तरह से रिवाइव किया। और इंडियंस उसको जब पढ़ते हैं तो पता चलता है कि अच्छा, हमारा सभ्यता कितना महान रहा है। तो एक तरह से वहां से सोशल और रिलीजियस मूवमेंट हमारे अंदर जो है नेशनलिज्म की भावना जगाने में बहुत कारगर सिद्ध हुई। ऑप्शन सी है, उन्होंने सभी सामाजिक बुराइयों को मिटाने पर सबसे अधिक जोर दिया। सामाजिक बुराइयों को मिटाने का काम जो है सोशल रिलीजियस रिफॉर्मर्स ने किया था, सामाजिक सुधारक ने, समाज सुधारकों ने किया था, दादा भाई नौरोजी ने नहीं किया था। अब है उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? उपरोक्त कथनों में से कौन सा सही है? तो जरा सा देखो, दिया है केवल एक, तो अभी तक तो केवल एक ही मिला, हम तो नीचे जाने की कोई बात नहीं है। बाकी बी और सी तो गलत है हमारा, तो केवल एक के साथ हम जाएंगे, केवल एक हमारा सही है, केवल एक के साथ हम चलते हैं। केवल पहला स्टेटमेंट हमारा सही यहां दिख रहा है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ने का समय आ गया है, अगले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कुछ यूं, ओके। तो अगला क्वेश्चन है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु रोट द बुक पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया? ओके, पॉवर्टी एंड द अनब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? तो इसको सब लिखा है दादा भाई नौरोजी ने। इसको क्या किसने लिखा है? दादा भाई नौरोजी ने लिखा है। और ये 1901 में प्रकाशित हुई थी लंदन में। 1901 में प्रकाशित हुई थी लंदन में, जिसको स्वेनचेन ने प्रकाशित किया था, अच्छा, इनकी भी एक पुस्तक है आरसी दत्ता की, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और इन्होंने भी धन निर्गमन के सिद्धांत को, धन निष्कासन के सिद्धांत को जो है बहुत मजबूती से उठाया है। तो दादा भाई नौरोजी ने सबसे पहले 1867 में, दरअसल 1867 में सबसे पहले धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था, धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था, निष्कासन का सिद्धांत है ना, धन निष्कासन। अब यहाँ पे मात्रा वात्रा गलत हो तो उसको नजरअंदाज कीजिएगा। धन निष्कासन का सिद्धांत दरअसल 1867 में लंदन में इंडियन एसोसिएशन की बैठक हुई थी। और इस बैठक में उन्होंने एक लेख पढ़ा, जिसका लेख का नाम था, एक लेख पढ़ा इन्होंने
लेख का नाम था इंग्लैंड डेप्ट टू इंडिया, इंग्लैंड्स डेप्ट टू इंडिया, डेट टू इंडिया, भारत पर अंग्रेजों का कर्ज, है ना। और यही जो है बाद में पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के नाम से यही पुस्तक के रूप में प्रकाशित हुई, ठीक है। और इस धन निष्कासन के सिद्धांत को 1896 में, ये कॉपी में नोट डाउन कर लो, धन निष्कासन के सिद्धांत को 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो कलकत्ता अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन, इसमें मंजूरी दे दी गई, इसको मान लिया गया कि हाँ ये सही है, अंग्रेज ये हमारे साथ कर रहे हैं। तो कलकत्ता अधिवेशन में, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में मंजूरी मिल गई, मान्यता इसको मिल गई। उसके बाद से कांग्रेस ने हर प्लेटफॉर्म पे, हर मंच पर इस मामले को उठाया है, इस मामले को सिद्ध करने की कोशिश की है कि भारत में ब्रिटिश शासन का रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। इन्होंने सिर्फ भारत का आर्थिक दोहन किया है, यहाँ की जनता के साथ विश्वासघात किया है, उन्हें यहाँ से जल्दी शासन हमें सौंप के चले जाना चाहिए, भारतीयों के हाथ में सौंप के चले जाना चाहिए। तो इन्होंने एक तरह से इंटरनेशनल मंच पे भी, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी इन्होंने एक तरह से इंग्लिश शासन व्यवस्था की कमियों को और इनके खोखलापन को जाहिर करने की कोशिश की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। उसके बाद 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने, 1901 में गोपाल कृष्ण गोखले ने इस सिद्धांत को गोखले ने इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, जो भारतीय विधान परिषद है, इंडियन लेजिस्लेटिव असेंबली, इन भारतीय विधान परिषद में धन निष्कासन के सिद्धांत को उठाया और वहां से भारतीय शासन की जो साजिश है उसको जाहिर करने की कोशिश की। तो 1901 में, और 1905 में दादा भाई नौरोजी ने इसी आधार पर, दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन के आधार पर ही स्वशासन की मांग की और 1906 में स्वराज्य की मांग की जाएगी। और 1906 में क्या मांग की जाएगी? स्वराज्य की मांग की जाएगी। तो एक तरह से हमने देखा कि अब हम स्वराज्य की तरफ बढ़ रहे हैं और हमारा कौन सा सिद्धांत को लेके आगे बढ़ेंगे हम? धन निष्कासन के सिद्धांत को। ठीक है, तो यहां से हम आगे बढ़ते हैं, हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है, उसके पहले मैं इसको जरा सा मिटा दूं जरा, तब अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन आपके सामने पेश खिदमत है। कौन सा क्वेश्चन है भाई? दिल थाम के बैठिए और आपके सामने बहुत जल्दी अगला क्वेश्चन हाजिर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि हमारा क्वेश्चन कहता भी है, आपको याद रखना है, हमारे प्रश्न बहुत कुछ कहते हैं। तो हमारा क्वेश्चन अगला कहता है कि क्वेश्चन नंबर 18, हु थॉट दैट ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी, ओके, विचार किसने दिया? ओके, थोड़ा सा मिसप्रिंट एरर है, मिसप्रिंटिंग है। ब्रिटिश अर्थव्यवस्था की नीति का विचार किसने दिया? तो ये जान जाइए, ब्रिटिश अर्थव्यवस्था नीति का विचार कार्ल मार्क्स ने दिया है। ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी किसने दी है? यह वो व्यक्ति है जिसने पूरे विश्व में साम्यवाद का, कम्युनिज्म का विचार दिया, और इसका विचार जो है, उसका फाउंडेशन जो है, कहीं ना कहीं जो कैपिटलिस्ट जो सोच है, कैपिटलिस्ट विचार है, उसके फाउंडेशन पे तैयार किया गया था, उसके अगेंस्ट में तैयार किया गया था, और उसका फाउंडेशन कहीं ना कहीं ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी ही रहा। तो ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी को किसने दिया है? कार्ल मार्क्स ने दिया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, हम देखते हैं आगे। बहुत छोटा प्रश्न था, इसके ऊपर भी कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन हम बार बार आपको बोल रहे हैं कि हम अपनी चीजों को से डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे, डेविएट नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द रीजन फॉर इंप्लीमेंटिंग परमानेंट सेटलमेंट इन बिहार वाज, बिहार में अस्थायी बंदोबस्ती लागू करने का क्या कारण था? तो अस्थायी बंदोबस्ती, अब मैंने जब इस चीज को डिस्क्राइब किया था, परमानेंट सेटलमेंट को बहुत अच्छे से जब डिस्कस किया था,
तो उस क्रम में मैंने बताया था कि अंग्रेज अधिकतम मुनाफा जनरेट करना चाहते हैं, अधिकतम मुनाफा जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए उन्होंने समय समय पे अलग अलग रेवेन्यू पॉलिसीज को अपनाने की कोशिश की, और अंततः लॉर्ड कॉर्नवालिस के आने के बाद 1793 में परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया, और इसका एक ही एकमात्र उद्देश्य था, वो है क्या? अधिकतम मुनाफा कमाना, रेवेन्यू कमाना। तो रेवेन्यू कमाने के अतिरिक्त और जितने भी कारण होंगे वो सब सेकेंडरी कॉजेज हैं, रीजंस हैं। पहला और प्राइम जो है इंपॉर्टेंस किस पे देना है, वो क्या है? रेवेन्यू जनरेशन और मैक्सिमम प्रॉफिट कमाना रेवेन्यू के थ्रू। और कौन सा रेवेन्यू? लैंड रेवेन्यू। तो यहां पे देखो, जमींदार का अब जमीन पर अधिकार नहीं रहा, तो अस्थायी बंदोबस्ती में ऐसा तो रहा नहीं, जमींदार ही तो जमीन का मालिक बना। जॉन शोर के नीति के मुताबिक, उनकी पॉलिसीज के मुताबिक किसको मालिकाना हक मिलना था? जमींदार को। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं, ये होगा नहीं। बी कहता है जमीन पर वंशानुगत अधिकार को स्वेच्छा से हस्तांतरित करने का जमींदार का अधिकार। ये था, लेकिन ये तो कॉज नहीं था परमानेंट सेटलमेंट का कि जमींदार होगा और जमींदार जब मर जाएगा तो प्रॉपर्टी उसके बेटे को ट्रांसफर हो जाएगी, फिर वो मरेगा तो उसके मतलब जैसे पैतृक संपत्ति जो है पीढ़ी दर पीढ़ी ट्रांसफर होती जाती है। तो वो कॉज के कारण, उन कारणों से तो परमानेंट सेटलमेंट लागू नहीं किया गया था। तो ये जो है कारण नहीं होगा, है ना। तीसरा, भू राजस्व का राजस्व निर्णय। हाँ, तो भू राजस्व का जो सेटलमेंट है वो करना था, रेवेन्यू एडजुडिकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, है ना। सी नंबर हो सकता है एबोलिशन। डी नंबर पर है एबोलिशन ऑफ जमींदारी सिस्टम, जमींदारी प्रथा का उन्मूलन। नहीं, इस सिस्टम ने तो जमीन एक नया वर्ग पैदा कर दिया बंगाल और बिहार उड़ीसा में, और ये कौन सा वर्ग था? ये वर्ग था जमींदारों का। तो उन्मूलन कहां से हुआ? तो हम सी ऑप्शन के साथ जाइए, भू राजस्व का राजस्व निर्णय, रेवेन्यू एडजुडिकेशन ऑफ लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू का राजस्व निर्धारण कि कितना राजस्व हम ले सकते हैं किसानों से, मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कैसे कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने, और क्वेश्चन नंबर 20 है। क्वेश्चन नंबर 20 देखे जरा सा क्या कहता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 20 है, द परमानेंट सेटलमेंट ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस वाज इंप्लीमेंटेड इन। ओके, लॉर्ड कॉर्नवालिस का परमानेंट अस्थायी बंदोबस्ती लागू किया गया था। तो आपको पता है कि 1790 में इसको अस्थायी रूप से लागू किया गया, लेकिन यह संपूर्ण बंगाल में और बिहार में और उड़ीसा में लागू करने का विचार तब किया गया जब वहां से, कहां से? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर ने इस पे मोहर लगा दिया, इसको अप्रूव कर दिया। तो 1793 में, कब? 1793 में जो है परमानेंट सेटलमेंट को लागू किया गया है। ऑप्शन चेक करो, ऑप्शन ए है 87 नहीं होगा, 1789 नहीं होगा, 1793, 1790 है, लेकिन ये अस्थायी रूप से लागू किया गया था कुछ एक आध जिलों में प्रयोग के तौर पे, बाद में संपूर्ण बंगाल में लागू किया जाएगा 1793 में। ओके, तो 1793 आपका सही है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, बहुत ये ट्रेंडी क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछ सकता है, पूछने का चांसेज है। अगला क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग correctly explains the impact of the industrial revolution on India in the first half of the 19th century। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत पर औद्योगिक क्रांति के प्रभाव की सही व्याख्या करता है ना। कि जो औद्योगिक क्रांति हुई, उस औद्योगिक क्रांति का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, है ना। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो औद्योगिक क्रांति हुई उसका प्रभाव क्या पड़ा भारत पे, है ना। चलिए, भारतीय हस्तशिल्प नष्ट हो गए। अगर आप समझदार होंगे तो आप इस बात को समझ गए होंगे कि जिस वक्त हमने उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है, भारतीय उपनिवेशवाद है, जो सॉरी ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म, ब्रिटिश उपनिवेशवाद, इसको हमने तीन अलग अलग चरणों में बांटा था, जिसमें पहला कहा गया वाणिज्यिक उपनिवेशवाद। और वाणिज्यिक बहुत आसान भाषा में हम समझेंगे। वाणिज्यिक उपनिवेशवाद जो 1757 से 1813 के बीच में चला। दूसरा औद्योगिक पूंजीवाद, और इसी औद्योगिक पूंजीवाद को हमें समझना है।
औद्योगिक पूंजीवाद, औद्योगिक उपनिवेशवाद, सॉरी औद्योगिक उपनिवेशवाद। और औद्योगिक उपनिवेशवाद का समय जो है वो 1813 से 1857 तक है। और वहीं तीसरा जो उपनिवेशवाद का चरण है, वो तीसरा उपनिवेशवाद का चरण है वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद, उपनिवेशवाद या पूंजीवाद, वित्तीय उपनिवेशवाद 1813 से 1857 से 1947। ठीक है, तो पहला उपनिवेशवाद का जो चरण है वाणिज्यिक उपनिवेशवाद, इस उपनिवेशवाद के चरण में अंग्रेजों का दो ही लक्ष्य था। पहला लक्ष्य कि भारत से अपने कंटेंडर्स को हमेशा समाप्त करके मोनोपोली, एकाधिकार बनाना, ताकि जो है अपने मनमाने दाम पर, अपने मनमाने मनमाने मतलब क्या कि कम मूल्य पर खरीद सके और अधिकतम दाम पर हम बेच सके, ताकि हम अधिकतम लाभ कमा पाए। तो व्यापार पर एक अधिकार प्रथम लक्ष्य क्या था वित्तीय वाणिज्यिक उपनिवेशवाद में, कि संपूर्ण भारत के व्यापार पर एकाधिकार, भारतीय बाकी कोई नहीं, हम सिर्फ। दूसरा, यहां के शासन पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अधिकार करना, ताकि वहां के राजस्व से भी हमें लाभ प्राप्त हो। तो भारतीय शासन व्यवस्था में भी अपना जोर मजबूत करना और व्यापार पर एक अधिकार भी बनाना, ये प्रथम उपनिवेशवाद चरण का लक्ष्य था। जबकि ये शॉर्टकट में समझने के लिए बातें, जबकि वो औद्योगिक उपनिवेशवाद में, औद्योगिक उपनिवेशवाद वो चरण था जिसमें अंग्रेजी कंपनी का जो एकाधिकार था भारत में व्यापार का, वो खत्म कर दिया गया और बाकी ब्रिटिशर्स को भी, बाकी अंग्रेज व्यापारियों को भी भारत आने की इजाजत दे दी गई। और इसके पश्चात भारत में एक अलग लेवल का आर्थिक शोषण स्टार्ट होगा। और ये शोषण का तरीका क्या था कि भारत को कच्चा माल का निर्यातक बना दिया गया, भारत को कच्चा माल का निर्यातक बना दिया गया, एक्सपोर्टर बना दिया गया, और तैयार माल का बाजार बना दिया गया। वहां से तैयार माल जो आ रहा है उसका बाजार बना दिया गया। क्यों? क्योंकि उस समय औद्योगिकरण ने जोर पकड़ लिया था इंग्लैंड में, ब्रिटेन में, और इन हजारों की संख्या में फैक्ट्रीज खुल रही थी और फैक्ट्रीज को चलाने के लिए कच्चा माल चाहिए था। और इंग्लैंड खुद ही एक बहुत छोटा सा जो है आइलैंड नेशन है, और इस समय तक इनफैक्ट जो है 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही जो है अमेरिका इसके हाथों से निकल चुका था। तो एक तरह से अब इसके पास भारत जैसे ही बड़े उपनिवेश बचे हुए थे, तो इनके लिए बहुत बड़ा बाजार साबित भी होता क्या कि भारत बाजार भी साबित होना था और भारत कच्चा माल का निर्यातक भी साबित होना था। और कच्चा माल का निर्यात करने के लिए पहले यहाँ का स्थानीय जो उद्योग है, हस्तशिल्प उद्योग है, उसको समाप्त करना था। तो इन्होंने यहाँ के स्थानीय हस्तशिल्प उद्योग को भी समाप्त किया, भारत को कच्चा माल का निर्यातक बना दिया और तैयार माल का बाजार बना दिया। तो यहाँ पे इस औद्योगिक उपनिवेशवाद के चरण में, इस द्वितीय चरण में एक साजिश, एक प्लान वे में, एक बहुत प्लान बना करके भारतीय हस्तशिल्प उद्योगों को समाप्त किया गया। भारतीय जो हैंडीक्राफ्ट, इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स है, उनका एक तो पहले यहां पर किया जाता था कि कच्चा माल जो है अधिकतम कच्चा माल यहीं खरीद लेते थे और अपने शर्तों के मुताबिक खरीदते थे। किसानों को बोलते थे कि हम इसी दाम पे लेंगे, है ना। इन्होंने एक नया प्रथा शुरू किया, उसको कहा गया ददनी प्रथा। और ये ददनी प्रथा क्या था? एडवांस सिस्टम था कि कुछ दे करके जबरदस्ती एग्रीमेंट बनवा लो, ददनी व्यवस्था। इस ददनी व्यवस्था क्या था? एडवांस देने कि भाई ये बयाना ले लो, ये एडवांस जो है अग्रिम राशि ले लो और तुम एग्रीमेंट पे साइन कर दो, फलाना डेट, फलाना तारीख को, फलाना समय तक ये माल तैयार करके हमको कच्चा माल मिल जाना चाहिए। और मेरे अपने शर्तों पे, सॉरी हैंडीक्राफ्ट वालों से, कि मुझे फलाना डेट के फलाना समय तक मुझे तैयार माल चाहिए। अब इसमें क्या हुआ कि ये हैंडीक्राफ्ट वाले लोग प्रेशर में आ जाते थे और एक तो कम दाम पे खरीदवाते थे कि हमको इसी दाम पे चाहिए, इसी मूल्य पे हम खरीदेंगे, तुम्हारे मूल्य पे नहीं चलेगा ये। तो इन्होंने हैंडीक्राफ्ट वालों से, जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं, जो बुनकर हैं, उनसे जबरदस्ती अपने मूल्य पर ये माल खरीदते थे।
इससे क्या हुआ, जो हैंडीक्राफ्ट जो इंडस्ट्री थी वहां से लोग अब अपनी एम्प्लॉयमेंट को छोड़ करके खेती की तरफ मूव कर गए, क्योंकि जब फायदा ही नहीं होगा तो वो हैंडीक्राफ्ट उद्योग में रहेंगे क्यों। तो एक प्लान तरीके से हैंडीक्राफ्ट उद्योग को समाप्त किया गया, कब, द्वितीय चरण में। तो इन्होंने, ये पहला ऑप्शन सही है आपका, भारतीय हस्तशिल्प उद्योग नष्ट हो गए, तो ये सही है। दूसरा है, भारतीय कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनें आ चुकी थी। भारत में तो किसी मशीनीकरण जो है वो बहुत बाद में चल के आई, और कपड़ा उद्योग में तो कतई नहीं, इसलिए क्योंकि ये ऐसा एक डिमांड था जिसमें पूरी जो है इंग्लैंड विश्व पे राज कर रही थी, क्योंकि मशीनों से कपड़ा बहुत सस्ते में बन जा रही थी, और भारत के हैंडीक्राफ्ट उद्योगों को इन्होंने जानबूझ के समाप्त कर दिया। भारत में मशीन लाने का मतलब था कि अब भारत के लोग ही जो है इनके सामने कंपटीटर बन के उठ के खड़े हो जाते, जो इंग्लैंड के व्यापारी चाहते नहीं थे। इसीलिए भारत में भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट आएगा, भारत में भी मशीनीकरण आएगी, लेकिन कपड़ा इंडस्ट्री में नहीं आएगी। वो प्लांटेशन जैसे चाय में, चाय उद्योग में जो है ये इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये जो है नील में इन्वेस्टमेंट करेंगे, ये ऐसी इंडस्ट्री में अपने पैसे लगाएंगे जहां पे वहां के व्यापारी को किसी प्रकार का कंपटीटर नहीं बनना पड़े। तो ये ऑप्शन नहीं होगा। भारतीय कपड़ा उद्योग में बड़ी संख्या में मशीनें आ चुकी थी, नहीं होगा। देश के कई हिस्से में रेलवे लाइन बिछाई गई थी, लेकिन इसका सिर्फ औद्योगिकरण के चलते ही हुआ था, ये नहीं माना जा सकता। लेकिन फिर भी एक बहुत बड़ा कॉज था रेलवे का विस्तार, जिसके बाद भारत कच्चा माल का एक बहुत बड़ा निर्यातक बन गया। जब रेलवे का विस्तार गांव देहातों तक हो गया, छोटे छोटे इलाकों तक हो गया, तो वहां से कच्चा माल खरीदना आसान हो गया और उसको बंदरगाह तक पहुंचाना आसान हो गया। फिर वहां से जब तैयार माल तैयार होकर के फिनिश्ड गुड्स आते थे, तो फिर उनको छोटे छोटे शहरों तक और गांव देहातों तक पहुंचाना आसान हो गया। तो रेलवे ने ये बहुत बड़ा रोल अदा किया एक तरह से भारत में जो है भारतीय उद्योगों को नष्ट करने में। तो औद्योगिक क्रांति का प्रभाव में ये जो है ऑप्शन हमारा हो सकता है ना, और ये भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है। लेकिन जो इसमें हमें तो इसमें दिया नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक वाला ऑप्शन हमारे पास रहता है ना, तो अगर दो ऑप्शन सही है तो उपरोक्त में से एक से अधिक पे हम जा सकते हैं। अच्छा, अगला है ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया। ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर ये कह रहा है, आप समझिएगा, ब्रिटिश निर्माता कौन है? इंग्लैंड में बैठे हुए व्यापारी ब्रिटिश निर्माता, और वो जो बना रहे हैं वो कहां भेज रहे हैं? भारत में। तो क्या भारत में आने वाले वस्तुओं पर इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया? नहीं लगाया गया। मैंने आपको पहले ही बताया था कि शुरुआती चरण में भारतीय ब्रिटिश वस्तुओं पर मात्र 2.5% का इंपोर्ट ड्यूटी था, जबकि भारत से जो माल जाती थी वहां पे, भारत से जो फिनिश्ड गुड्स जाती थी वहां पे, उस पे 15% का इंपोर्ट ड्यूटी लगाया गया था। तो अब सोच लीजिए कि वहां के सामान पर कितना इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है और यहां से जाने वाले सामान पर कितना इंपोर्ट ड्यूटी लग रहा है। तो ऑब्वियसली वहां से आने वाले वस्तुओं पर किसी भी प्रकार की इंपोर्ट, अब बाद में चल के तो इंपोर्ट ड्यूटी खत्म ही कर दी गई, फ्री में माल आ रहा है, मुक्त व्यापार, वहां से माल आ रहा है, कोई इंपोर्ट ड्यूटी नहीं लग रही है। तो ब्रिटिश निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, ये उल्टा होगा। इसमें तो ये लिखना चाहिए कि भारतीय निर्माताओं के आयात पर भारी शुल्क लगाया गया, कि भारत के निर्माता जो वहां पे भेज रहे हैं उन पे इतना ना टैरिफ लाद दिया गया कि वहां पे डिमांड कम हो गया उन वस्तुओं का, है ना। तो ये नहीं होगा। ऑप्शन ए और ऑप्शन सी, तो हम ई के साथ जाना चाहेंगे, उपरोक्त में से एक से अधिक, मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये हमारा सही है। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है वो देखे जरा सा। क्वेश्चन नंबर 22 कुछ यूं है, चलिए। तो 22 में क्या ये स्टेटमेंट के क्वेश्चंस हैं जैसे क्वेश्चन नंबर 21 था, या नॉर्मल ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं जो एग्जामिनेशन में पूछे जाते रहे हैं? या देखेंगे हम लोग क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है जो एग्जामिनेशन पहले पूछे जाते रहे हैं बीपीएससी में और अभी भी पूछे जाएंगे। हु रोट द बुक अबाउट द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ड्रेन ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल? ब्रिटिश शासन के दौरान आर्थिक निकास के सिद्धांत को, तो अभी बात हुई थी मेरी आपसे, रूबरू हम दोनों हुए थे और उसमें क्लियर हुआ था कि जो धन निष्कासन का सिद्धांत है, सबसे पहले कौन भारतीय दिया था? दादा भाई नौरोजी, और उन्हीं का पुस्तक सबसे पहले आया था 1901 में। तो सबसे पहले इस सिद्धांत के बारे में लिखने वाले पुस्तक कौन है? दादा भाई नौरोजी। चलिए डी ऑप्शन पे चाहते हैं हम लोग, डी ऑप्शन। उसके अलावा और कोई है नहीं, लाला लाजपत राय, महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू नहीं। इन्होंने इस बात का समर्थन जरूर किया है, लेकिन उन्होंने इस पे कोई स्पेशल पुस्तक जो है वो नहीं लिखी है। दादा भाई नौरोजी ने इस पर एक किताब लिखा है जिससे संबंधित हम प्रश्न कर चुके हैं पहले भी। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है?
अगला क्वेश्चन था, रैयतवाड़ी लैंड रेवेन्यू सिस्टम वाज प्रीवैलेंट इन विच रीजन ऑफ द इंडिया। रैयतवाड़ी भू राजस्व प्रणाली भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित थी। तो जब रैयतवाड़ी व्यवस्था समझा रहे थे और रैयतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत हम इस चीजों की चर्चा कर रहे थे कि कैसे किस प्रकार के संबंध है अंग्रेज और रैयतों के बीच में। और रैयत कौन है? किसान है। रैयत शब्द का यूज किसके लिए किया जा रहा है? फार्मर्स के लिए, किसान के लिए, पीजेंट्स के लिए। तो यहाँ पर अंग्रेज और रैयतों के बीच एकदम डायरेक्ट संबंध है, सीधा संबंध है कि अंग्रेज डायरेक्ट कलेक्शन कहाँ से करते हैं, किससे करते हैं? डायरेक्ट कलेक्शन किससे कर रहे हैं? रैयतों से कर रहे हैं। तो यहाँ पर किन क्षेत्रों में ये लागू किया गया था? तो ये ऑलरेडी परमानेंट सेटलमेंट लागू हो चुका था किधर बंगाल में, बिहार में, उड़ीसा में और कुछ कर्नाटक के कुछ हिस्सों में भी, यूपी के कुछ हिस्सों में भी लागू किया गया था। लेकिन अब ये जो है लागू किया गया था दक्कन के क्षेत्रों में, और दक्कन के अलावे असम और कुर्ग के इलाकों में भी जो है, और पूर्वी बंगाल में भी के कुछ हिस्सों में भी इसको लागू किया गया था। ज्यादा बड़ा क्षेत्र किसका था? दक्कन का था। क्यों? क्योंकि देखेंगे हम 1820 में कहां लागू किया गया था? मद्रास में। 1820 में कहां लागू किया था? मद्रास में। इसका बहुत बड़ा हिस्सा जो है दक्कन के क्षेत्र में आ रहा था उस समय। आज का मद्रास और उस समय का मद्रास अलग है। उसके अलावा 1825 में कहां लागू किया गया था? बंबई में, है ना, बंबई में लागू किया गया था। और 1858 तक संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था, संपूर्ण दक्कन में लागू कर दिया गया था। अब प्रश्न यहाँ पे है कि भाई कहां पे लागू किया गया था? उत्तर भारत होगा? नहीं होगा। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। उत्तर भारत के अधिकतर क्षेत्रों में क्या किया गया था? महालवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। पूर्वी भारत के अधिकतर क्षेत्रों में क्या लागू किया गया था? अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी। अस्थाई बंदोबस्ती लागू की गई थी। पश्चिमी भारत में के कई सारे हिस्सों में महालवाड़ी व्यवस्था थी और कई सारे हिस्सों में जो है वो पश्चिमी भारत के कई सारे हिस्से दक्कन के क्षेत्र में आते थे, तो वहां पे कहीं जगह रैयतवाड़ी थी। लेकिन दक्कन ऐसा इलाका है जहां पे पूर्णतः रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी। तो हम किसके साथ जाएंगे? रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, हम दक्कन के साथ जाना चाहेंगे। दक्कन, आइए दक्कन के साथ हम चलते हैं। ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 23 हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 पे हम चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है वो देखे जरा सा, आपके सामने पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 जो कुछ यूं है, देखे जरा, स्टेटमेंट के क्वेश्चन हैं या ट्रेंडी क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन हैं, क्योंकि ये वन लाइनर क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते रहे बीपीएससी के, और स्टेटमेंट के क्वेश्चन अब आ रहे हैं, थोड़ा सा डायनेमिक कर दिया क्वेश्चन का पैटर्न। तो आप देखे जरा सा क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24 है, चलिए बीपीएससी जैसा हमेशा से पूछते आया है क्वेश्चन, उन क्वेश्चंस में से एक है आपके सामने, विच गवर्नर जनरल एस्टैब्लिश्ड अ परमानेंट लैंड रेवेन्यू सिस्टम इन इंडिया। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व प्रणाली की स्थापना की? ऑप्शन है लॉर्ड जॉन शोर, लॉर्ड क्लाइव, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ऑप्शन ई है मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। जैसे कि आप सबको बताया था मैंने कि जब लॉर्ड कॉर्नवालिस 1786 में, लॉर्ड कॉर्नवालिस जब 1786 में बंगाल के गवर्नर जनरल बन के आते हैं, तो उन्होंने आने के साथ ही उन्होंने एक रेवेन्यू बोर्ड की गठन की, रेवेन्यू बोर्ड की गठन की। और रेवेन्यू बोर्ड का काम था एक नई रेवेन्यू पॉलिसी बनाना, एक नई राजस्व नीति बनाना। एक रेवेन्यू पॉलिसी, एक रेवेन्यू बोर्ड का गठन किया गया जिसका काम क्या था? रेवेन्यू पॉलिसी बनाना, राजस्व की नीति बनाना। और इस बोर्ड में दो प्रमुख सदस्य थे। कौन कौन? इस बोर्ड में दो प्रमुख सदस्य थे। एक तो थे लॉर्ड जॉन शोर, जो बाद में चल के बंगाल के गवर्नर जनरल भी बनेंगे 1793 से 98 तक। और इन्होंने एक सिद्धांत प्रतिपादित की थी, प्रोपाउंडेड किया था, इसका नाम था निष्क्रियता का सिद्धांत, है ना। इनके समय में पूर्ण ब्रिटिश साम्राज्य में शांति व्यवस्था स्थापित रही, इन्होंने कोई भी जोखिम उठाने का काम नहीं किया है। लेकिन 98 में जब आएंगे लॉर्ड वेलेस्ली इनके बाद, तो उन्होंने आक्रामक होकर के ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति को अपनाया और सहायक संधि यहीं से शुरू होगा, जो ऑलरेडी हम लोग कर चुके हैं। तो यहाँ पे और दूसरे कौन थे? जेम्स ग्रांट। दूसरे कौन थे इस बोर्ड में? जेम्स ग्रांट। और इन्होंने ही मिलके तैयार किया था अस्थाई बंदोबस्ती की नीतियों को, अस्थाई बंदोबस्ती की नीतियों को। तो जॉन शोर और जो है जेम्स ग्रांट उस रेवेन्यू बोर्ड के सदस्य थे। लेकिन प्रश्न यहाँ पे है कि किस गवर्नर जनरल के समय में, तो कौन सा गवर्नर जनरल? तो अभी तो बात हुई कि कौन आ गया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस आ गए थे। लॉर्ड कॉर्नवालिस साहब के रहने के क्रम में ये काम हुआ था। और जब उस 1790 में अस्थायी रूप से जो है इसको लागू किया गया और 1793 में
अस्थायी रूप से लागू किया गया। तो कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन सी के साथ हम जाना चाहेंगे, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलने की बारी है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं हम लोग। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 25 कुछ यूं है, देखे जरा सा। Who among the following were the economic critics of colonialism in India? निम्नलिखित में से कौन भारत में उपनिवेशवाद का आर्थिक आलोचक था? तो पहला जो बंदा निकल के आया वो तो दादा भाई नौरोजी थे। क्लियर है कि सबसे पहले उन्होंने धन निष्कासन का सिद्धांत दिया। सबसे पहले उन्होंने बताया कि वन वे फ्लो हो रहा है धन का, और वो कहां से? भारत से इंग्लैंड की तरफ हो रहा है, और वहां से कुछ भी नहीं आ रहा है हमारी तरफ, है ना। तो एक तरह से जो है पूरी जो है जो एक्सप्लोटेशन का लेवल है वो एकदम एक्सट्रीम लेवल पे चला गया इनके समय में। तो दादा भाई नौरोजी हैं। उसके बाद हमारे जी सुब्रमण्यम अय्यर साहब हैं। आरसी दत्ता बहुत बड़े समर्थक थे, इकोनॉमिक क्रिटिक्स थे इंग्लैंड की पॉलिसी का, ब्रिटेन के इकोनॉमिक पॉलिसी का, और इन्होंने एक बुक लिखी, नाम था इसका इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और फिर इसके अलावा और कौन थे इसके? तो ये तीनों हो जाएंगे ना, ये तीनों हो जाएंगे 1, 2 एंड 3। तो ऑप्शन में चेक करो, ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन है? डी है। 1, 2 एंड 3 ये तीनों हो जाएंगे। इसके अलावा और क्या किया इन्होंने? और कौन थे? एक बहुत बड़े व्यक्ति हैं, बहुत बड़े जस्टिस, उस समय न्यायाधीश रह चुके हैं अपने समय में। इनका नाम था महादेव गोविंद रानाडे। महादेव गोविंद रानाडे ने भी धन निष्कासन के सिद्धांत को समर्थन किया है और इसके बहुत बड़े आलोचक रहे हैं अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी का, महादेव गोविंद रानाडे। इसके अलावा और कौन रहे हैं? एक दो पत्रिकाओं का नाम याद रखिएगा। एक तो है शिशिर कुमार घोष की एक पत्रिका है अमृत बाजार पत्रिका। इसने भी समय समय पर अंग्रेजों की आर्थिक नीतियों का आलोचना किया है। इसके संपादक और कौन थे? इसके मालिक कौन थे? शिशिर कुमार घोष, याद रखिएगा, शिशिर कुमार घोष। और एक दूसरी पत्रिका है, इसको तो आप जानते हैं, मराठा। मराठा के संपादक कौन थे? बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। तो ये दो पत्रिका ऐसी रही है जो ब्रिटेन के आर्थिक नीतियों का आलोचक रही है हमेशा से, है ना। तो ये व्यक्ति, ये तीनों व्यक्ति तो देखना ही है। महादेव गोविंद रानाडे का भी नाम आपको याद रखना है। इसके अलावा गोपाल कृष्ण गोखले ने भी 1901 में इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल में ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसी का को क्रिटिसाइज किया है और धन निष्कासन के सिद्धांत को उजागर करने की कोशिश की है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन में हमारे पास 3 ही था, तो हम तीनों को नाम लेंगे और 1, 2, 3 के साथ जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है क्वेश्चन नंबर 26। चलिए, 26 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, क्या है कि इन विच ईयर सर थॉमस मुनरो वॉज द गवर्नर ऑफ मद्रास? सर थॉमस मुनरो किस वर्ष मद्रास के गवर्नर थे? तो पिछले वाले लेक्चर में यह हो चुका था। थॉमस मुनरो साहब को कब मद्रास का गवर्नर बनाया गया? 1820 में बनाया गया। और वो कब तक रहते हैं? 1827 तक रहते हैं। और इस क्रम में उन्होंने मद्रास में जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था को संपूर्णतः पूरी तरीके से फुल फ्लेज में लागू किया और एक नई जो है राजस्व नीति यहाँ पे स्थापित की है। ठीक है, तो थॉमस मुनरो साहब 1820 से 27 तक थे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कुछ यूं है। क्वेश्चन नंबर 27 कहता है विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर? कृषि के व्यवसायीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है? आपको पता है कि जब औद्योगिक उपनिवेशवाद का चरण शुरू होता है भारत में और उस क्रम में भारत को कच्चे माल का निर्यातक बनाया जाता है, तो कच्चा माल कौन सा था? कच्चा माल में अधिकतम, कच्चा माल में किस चीज की सप्लाई हो रही है? कपास की। कच्चा माल में किस चीज का सप्लाई हो रहा है? नील का। कच्चा माल में किस चीज की सप्लाई हो रही है? जूट का। ठीक है, कच्चे माल में ये 3 बहुत बड़े जो है नगदी फसल थे। नगदी फसल थे, ये खद्दान फसल तो है नहीं, इसे तो आप खा नहीं सकते हैं। नगदी फसल थे। जब औद्योगिक उपनिवेशवाद की शुरुआत होती है तो अंग्रेजों का एकमात्र लक्ष्य होता है कि खाद्यान्न की कृषि कम हो, खाद्यान्नों की खेती कम हो और नगदी फसलों की खेती ज्यादा हो, ताकि वो अपने डिमांड्स को, जो इंग्लैंड में फैक्ट्रीज की डिमांड्स हैं कच्चे मालों की, उसकी पूर्ति कर सके।
और यही कारण है कि भारत में कृषि का व्यवसायीकरण होने के कारण दो चीजें बड़ी इसकी प्रभाव के रूप में दिखी। पहला कि यहां पर खेतिहर मजदूरों की संख्या बढ़ गई, खेतिहर मजदूर कह लीजिए या बंधुआ मजदूर कह लीजिए, इसकी संख्या बढ़ गई। दूसरी, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, खाद्यान्न फसलों की कमी हो गई, जिसके कारण से अकालों में वृद्धि हो गई, जिसके कारण से अकाल में वृद्धि हो गई। समय समय पर अकाल होता रहा। एक बहुत बड़े इतिहासकार हैं जॉन डिग्बी, उन्होंने कहा है 1854 से लेकर के 1901 के बीच में, 1854 से लेकर के 1901 के बीच में सिर्फ अकाल के कारण 2,88,25,000 लोग मारे गए। और यह सरकारी आंकड़ा है, समझिए सरकारी आंकड़ा में कितने छुपाए जाते हैं आंकड़ों को। तो इन्होंने कहा कि 1854 से 1901 के बीच में 2 करोड़, कोरोना में लाख लोग मर गया था, और लाखों की संख्या पहुंची थी कि नहीं मरने की यह भी क्लियर नहीं है, लेकिन अगर मरे थे तब भी हम लोगों ने कितना ज्यादा इस चीज के ऊपर आक्रोश जताया था और बहुत खौफ वाली स्थिति थी। लगा कि क्या हम किस बहुत बड़ी महामारी और त्रासदी में, हमने अपने जीवन काल में और कईयों ने अपने जीवन काल में इतनी बड़ी त्रासदी नहीं देखी थी जो कोरोना का महामारी और काल आया था। लेकिन उस दौरान तो हर एक क्षेत्र में कभी ना कभी अकाल रहता था, और एक बार जब कोई अकाल आता था तो 25 लाख, 30 लाख, 50 लाख, 60 लाख ऐसे लोग मरते थे, है ना, जैसे इंसान कीड़े मकोड़े हों। और अंग्रेजों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था, सिर्फ खाना पूर्ति करते थे। अकाल आयोग बना करके, और तरह तरह के अकाल आयोग बनाए, तरह तरह की जो है इन्होंने दिखावा किया सहायता करने का। लेकिन ये 2,88,25,000 ये संख्या सरकारी आंकड़ा है। समझिए कि वास्तविक आंकड़ा क्या होगा। इस कृषि के व्यवसायीकरण ने भारत में खाद्यान्नों की फसल के कारण भारत में अकालों के, और यह अप्राकृतिक अकाल है ना कि प्राकृतिक अकाल है। अप्राकृतिक अकालों का प्राकृतिक कारणों में अप्राकृतिक रूप जो कारण है वो उन्होंने बहुत बड़ा योगदान दिया। प्राकृतिक कारण होंगे, नेचुरल कैलामिटीज जो है आपदा आई होंगी, लेकिन उनमें इन अप्राकृतिक जो है अननेचुरल मैनमेड जो कॉजेज हैं उन्होंने बहुत बड़ा रोल अदा किया। ठीक है, 1770 में जो बंगाल में अकाल आई और उसमें 1/3 जो जनसंख्या मर गई, उस अकाल के दौरान भी अंग्रेजों ने जी खोल के लोगों का खून चूसना जारी रखा और राजस्व की प्राप्ति की। उन्होंने मार्केट से सारा चावल खरीद लिया, जहां खाद्यान्नों की कमी है मार्केट से सारा चावल खरीद लिया और बाद में महंगे दाम पर चावल बेच रहे हैं। ह्यूमैनिटी, मानवता खत्म। तो अब यहां पे है कृषि के व्यवसायीकरण के संबंध में कौन सा कथन गलत है। नकदी फसलों का उत्पादन बढ़ा, हाँ बढ़ा, तो ये गलत नहीं ना कथन, ये तो सही कथन है। तो ये आंसर होगा नहीं हमारा, गलत खोजना है। क्षेत्रीय आधार पर कृषि की उत्पादन की विशेषज्ञता थी। क्षेत्रीय आधार पर कृषि के उत्पादन की विशेषज्ञता थी। हमने एक क्षेत्रीय आधार पर नकदी फसल को तय कर दिया कि देखो जी बंगाल जूट के लिए फेमस है, यहाँ पे सिर्फ जूट होगा। दक्कन में कपास होता है, कपास के लिए फेमस है, ये कपास होगा। काली मिट्टी है, इधर खाली कपास उगाओ, सिर्फ कपास उगाओ, है ना। बिहार नील के लिए फेमस है, बंगाल का क्षेत्र नील के लिए फेमस है, नील उगाओ। तो ये क्षेत्रीय आधार पर क्या किया गया, कृषि का व्यवसायीकरण किया गया कि इस क्षेत्र में सिर्फ जूट उगाएंगे, इस क्षेत्र में हम सिर्फ कपास उगाएंगे। तो ये ऑप्शन बी सही है, लेकिन हमारा गलत तथ्य नहीं है ये, तो ये आंसर नहीं होगा। व्यवसायीकरण की नीति से किसान की आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ, व्यवसायीकरण से आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ जी, तो सरासर गलत है, कहीं से कहीं उचित बात है ये। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी के साथ। इसमें सुधार नहीं हुआ, इसमें और दयनीय स्थिति हो गई। मैंने बताया ना, बंधुआ मजदूरी लाखों की संख्या में मजदूर हो गए, फसलों की कमी हो गई, खाद्यान्न फसलों की, अकालों में वृद्धि हो गई, लोगों की स्थिति दयनीय होती चली गई और अंग्रेजों का डिमांड कम ना हो। इनफैक्ट 1860-65 के दशक में तो इन्होंने इतना हद तक डिमांड बढ़ा दी रेतवाड़ी व्यवस्था के अंतर्गत दक्कन में, 1875 में उसके कारण से दक्कन का दंगा हो जाएगा, जो बहुत बड़ा एक उस समय का विद्रोह था किसानों का। तो इनका डिमांड कम होता नहीं था, उल्टे बढ़ते ही जाता था डिमांड, और बढ़ना जो है किसानों की दयनीय स्थिति को और यही कारण है कि साहूकारी व्यवस्था, महाजनी व्यवस्था जो है मजबूत हुई। देखो इसने लिखा, इसने जमींदार, उधारदाता और व्यापारी की व्यवस्था स्थापित की। इसमें उधार
उधार देने वालों की संख्या बढ़ गई, उधार लेने वालों की भी संख्या बढ़ गई, और किसान और जो है निचले स्तर के लोग कर्ज के जाल में फंसते चले गए। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 28 कुछ कहता है यूं, विच प्लांटेशन इंडस्ट्री वॉज स्टार्टेड विथ फॉरेन कैपिटल, है ना, विदेशी पूंजी किसमें आना शुरू हुआ? चाय, यस, पहला जो विदेशी पूंजी चाय में ही आया। 1835 में भारत में चाय का उत्पादन होना शुरू हुआ, और 1839 में पहला चाय कंपनी, असम चाय कंपनी स्थापित किया गया। असम चाय कंपनी स्थापित किया गया, जो आज भी चल रहा है। कॉफी में भी बहुत बड़ा विदेशी पूंजी आया, और इंडिगो में, नील की खेती में, इंडिगो किसको कहते हैं? नील की खेती में भी विदेशी पूंजी आया। कपास तो यहीं के किसान कर रहे हैं, यहाँ पे कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आया, यहीं के किसान जो है कर रहे हैं। तो लेकिन 3 ऑप्शन है सही, तो उपरोक्त में से एक से अधिक होगा, डी के साथ जाओ, मोर देन वन ऑफ दी अबव हमारा सही है। ठीक है, तो 28 नंबर क्वेश्चन हो गया, चाय, कॉफी और इंडिगो में विदेशी पूंजी आए, और जो है वस्त्र उद्योग में नहीं आएंगे, क्योंकि वस्त्र उद्योग में आने से इंग्लैंड के व्यापारियों के साथ प्रतिस्पर्धा हो जाती। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, वेयर वॉज द कमियाटी सिस्टम वॉज नॉट प्रिविलेंट। कमियाटी क्या था? कमियाटी सिस्टम जो है वो ये कुछ यूं था, कमियाटी जो है वो कमिया लोग थे। कमिया जो क्या है, कौन है? बंधुआ मजदूर। कौन है? बंधुआ मजदूर हैं। और ये कमियाटी प्रथा बिहार में थी, ये कमियाटी प्रथा उड़ीसा में थी, ये कमियाटी प्रथा पूर्वी उत्तर प्रदेश में थी। ठीक है, तो यहां पे बिहार, उड़ीसा और उत्तर प्रदेश में ये थी, और किसमें नहीं थी? असम में नहीं थी। तो ऑप्शन बी के साथ जाएंगे, ऑप्शन बी के साथ। यही कमियाटी प्रथा जो है इस अलग नाम से जानी जाती थी गुजरात में इसको हाली कहा जाता था। इसको क्या कहा जाता है? कमियाटी को हाली कहा जाता था। और तमिलनाडु में यही प्रथा थी, लेकिन वहां पे पनियाल कहा जाता था। तमिलनाडु में यही बंधुआ मजदूरी थी, उसको क्या कहा जाता था? पनियाल कहा जाता था। तो एक तरह से 3 अलग सिस्टम सेम है, और जो है क्या, माइक खुल गया अभी? ठीक है, अच्छा, ये सिस्टम जो है तीनों में एक ही है, लेकिन अलग अलग नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हो गया है दिनेश जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 है, देखें हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 30 और लास्ट क्वेश्चन है कि बंगाल किराएदारी अधिनियम जो है वो कब आया? बंगाल किराएदारी अधिनियम, बंगाल टेनेंसी एक्ट, ये एक्ट आया, इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग। 1885 में ये एक्ट आया, जिसके बाद बंगाल के किसानों को अधिक अधिकार दिए गए उनके जमीनों पर। बंगाल के ये फैक्ट याद रखना है सिर्फ दिमाग में कि इस एक्ट के माध्यम से बंगाल के किसानों को उनके जमीन पर उनके अधिकार ज्यादा कर दिए गए हैं, है ना। बहुत डिटेल में इस वक्त इसको हम समझने की आवश्यकता नहीं, जब लेक्चर सीरीज स्टार्ट होगा तो इसको फुल डिटेल में हम लोग देखेंगे। तो इसी के साथ ही जो है इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ जो है ब्रिटिश रूल इन इंडिया का ये वाला सेक्शन खत्म होता है। अगले लेक्चर में हम लोग फिर से मिलेंगे। आशा है कि ये लेक्चर आपको बहुत पसंद आई होगी, और पसंद अगर आई है तो इसको लाइक करिए, और लाइक करने के साथ शेयर करिए, और शेयर करने के साथ सब्सक्राइब करिए। अपने मित्रों से सब्सक्राइब करवाइए, अपने मित्रों तक इसको शेयर करिए ताकि वो सब्सक्राइब करें, और नोटिफिकेशन के बेल आइकन जरूर दबाइए। और इसके साथ ही हम आज के लिए विदा लेते हैं आपसे। अगले लेक्चर में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू सो मच।